कानून व्यवस्था जो है जिस तरह से चौपट हुई है, उसके अंदर निश्चित रूप से दोनों दलों की मिली-जुली का जो खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, और उसमें किसान के बेटे ने पहली बार ये कहा कि मैं चाहता हूँ राजस्थान की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। ये पार्टी या ये नेता जाटों के नेता हैं या किसी एक कौम के नेता हैं। एक जातिवाद का ठप्पा हनुमान बेनीवाल पे लगा रखा। निश्चित रूप से 2023 के अंदर तो जनता ऐसे बदमाश नेताओं को अपने आप घर बिठाने का काम करेगी। विपक्ष के नाम पे भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। खींवसर क्षेत्र में किस तरीके के विकास कार्य आपने करवाए हैं? आप मेरे खींवसर विधानसभा में आओ और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट लेकर फिर आप लोगों के सामने पेश करो। मान और सम्मान को ऊंचा उठाने वाले हनुमान बेनीवाल का मान हमेशा ऊंचा रहे, इसलिए इसके भाई को चुनाव के अंदर वोट देके और राजस्थान की विधानसभा में, क्योंकि मीडिया जो पूरा है उन्होंने मोदी जी पे फोकस कर रखा है और मोदी जी ने निजीकरण की तरफ फोकस कर रखा है। इसलिए युवा जो है आने वाले दिनों के अंदर यदि युवा सड़क पर निकल गया तो कानून व्यवस्था और गृह युद्ध की स्थिति भी इस देश के अंदर बन सकती है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात मोदी जी ने कही, लेकिन एक तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ पूरा ही आपने निजीकरण कर दिया। सारे हम गारंटी कानून बना रहे हैं, मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं। आप रोजगार दो लोगों को, फ्री की आदत छोड़ देंगे लोग, कृषि के लिए फ्री बिजली मिले, एमएसपी की खरीद की गारंटी हो, और ये सारी व्यवस्थाएं जब बनेगी तो किसानों को कर्ज लेने की अपने आप आवश्यकता ही नहीं है। रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन चूंकि लोकपाल यहाँ सशक्त नहीं है। राजस्थान में आने वाले चुनाव में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं? कई लोगों की मजबूरी है, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा उनको ऑप्शन ही नहीं मिला राजस्थान में, तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कुंठा है उनके अंदर, तो कुंठित लोग हैं वो भी बाहर आएंगे। तो बत का दान भी ऐसे व्यक्तियों को करें जो किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान में बुलंद करने के लिए सोचता है। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे लच्छेदार भाषण सुन के और उनके फॉलोअर बन जाते हो। हमने कभी नहीं सोचा कि राजस्थान की विधानसभा में जब 200 महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठते हैं, उस सीट पे हम भी कभी बैठेंगे। किसान और जवान के लिए लड़ूंगा मैं, मेरे आम व्यक्ति को, गरीब किसान व्यक्ति को भी सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। इतना बड़ा हौसला यदि किसी में तो वो हनुमान बेनीवाल में। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास इंसान पहुंचे हैं, खीमसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आज देश भर में हर कोई जानता है और हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से किसान की, नौजवान की, मजदूरों की, दलितों और पिछड़ों की बात करते हुए राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस पूरी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाई है उनके छोटे भाई नारायण जी बेनीवाल ने। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीकर संदेश के इस मंच पर। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आज आप सीकर में सदस्यता से सत्ता जो अभियान है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, उसकी एक बैठक के लिए आप आए। सदस्यता का अभियान तो बाकी की दो पार्टियां भी चलाती है, बीजेपी भी चलाती है, कांग्रेस भी चलाती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये अभियान उन अभियानों से कितना अलग है? देखिए दिनेश जी, देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी किसान के बेटे ने सोचा कि मेरे भाइयों को मैं सत्ता के शिखर तक लेके जाऊं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी जरूर सदस्यता अभियान चलाती है, लेकिन वो एक ही काम करती है कि पहले सदस्य बनाओ और उन सदस्यों से अपने नेताओं की दरियां बिछो। इसके अलावा आज तक आप इतिहास इस बात का गवाह है। हनुमान जी बेनीवाल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्व समाज को साथ लेके और इस प्रदेश के अंदर पहली बार देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक किसान का बेटा ये सोचता है कि आप कितना ही कानून बना लो, आप कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब तक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की हम बात नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के अंदर आम व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ हनुमान बेनीवाल जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जब कोई दलित, पीड़ित और गांव का गरीब व्यक्ति थाने, कोर्ट कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो वहाँ का अधिकारी खड़ा होकर मान से, सम्मान से पूछे कि बाबा बताओ क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके में क्या काम आ सकता हूँ। यदि वास्तव में हम लोकतंत्र की बात करें, सुराज लाने की बात नेताओं ने की। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां जिन्होंने धर्म के अलावा कुछ नहीं किया इस देश प्रदेश के अंदर, वो कभी राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन आज देश के हालात कैसे हैं? मणिपुर हिंसा के अंदर चल रहा है, अभी जो हमारा हरियाणा के अंदर हिंसा हुई, आज पूरे, यदि हम राजस्थान प्रदेश की बात करें, आज कानून व्यवस्था जो है जिस तरह से चौपट हुई है, उसके अंदर निश्चित रूप से दोनों दलों की मिलीजुली का जो खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, और उसमें किसान के बेटे ने पहली बार ये कहा कि मैं चाहता हूँ राजस्थान की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, और उसी का नतीजा है
कि लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद जिस तेज़ी से हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है, निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है उसके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान के अंदर होंगे। आरएलपी पार्टी के अपने विधायक हैं, सांसद भी हैं। 2023 के जो चुनाव है, जिसकी तैयारियां अभी से चल रही है, तो इन तैयारियों में आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर सदस्यता अभियान के अलावा, और क्या टारगेट आप लेकर चल रहे हैं कि 2023 में क्या करना है हमें? देखिए, हम ये चाहते हैं कि 2023 में जिसको तीसरे मोर्चे की संज्ञा दे रहे हैं, वो तीसरा मोर्चा प्रदेश का पहला मोर्चा बने। पिछला जो 2018 का चुनाव था, उसके अंदर यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2018 के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो थर्ड फ्रंट जिनको मैं नाम दूंगा, उनके जहाँ कैंडिडेट राजस्थान के अंदर लड़े, उनको 80 लाख मत उनको लोगों को मिले। और इन 5 साल के अंदर जो नए नए मतदाता जो जुड़े हैं, लगभग 70-75 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे जब तक चुनाव होंगे। ये नए जो मतदाता है, ये निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा हनुमान बेनीवाल जी ने दिया है, उस व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ प्रदेश का युवा चलना चाहता है। प्रदेश का किसान व्यवस्था परिवर्तन के लिए चलना चाहता है। वो चाहता है कि पहली बार किसी किसान के बेटे ने राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई, उस पार्टी को लोगों के आशीर्वाद से मान्यता दिलाई और सही दिशा के अंदर। यदि विपक्ष की भूमिका की हम बात करें तो राजस्थान में पिछले 4.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी से विपक्षी भूमिका निभा रही है। चाहे बजरी माफियाओं की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, भर्तियों में जिस तरह अनियमितता हो रही उसकी बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, आज जो पिछड़ा जो तबका है उस पर जो आज अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, ये सारे के सारे मुद्दे जो है उन सब मुद्दों को लेके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 4.5 साल से ईमानदारी से विपक्षी भूमिका सड़क से लेके और सदन तक चल उठा रही है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों का हनुमान बेनीवाल के प्रति क्रेज बढ़ा, हनुमान बेनीवाल के प्रति आकर्षण बढ़ा और लोगों ने दोनों हाथों से हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देके 3 एमएलए, एक सांसद, 5 प्रधान, कुछ उप प्रधान, नगर पालिका के चेयरमैन, जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति का मेंबर और अब बूथ लेवल तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तरह तेजी से बढ़ रही है, उससे दोनों दलों के नेताओं की नींद हराम हो रखी है राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की जब भी बात आती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बात करते हैं कि ये पार्टी या ये नेता जाटों के नेता हैं या किसी एक कौम के नेता हैं। और लेकिन हनुमान बेनीवाल हमेशा ये कहते नज़र आए हैं कि हम 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, और उसी तरीके से चाहे आपके पार्टी का जो मैनेजमेंट है या जहाँ पर आपने ग्राउंड पे काम किया है, उनमें भी ये विविधता देखी जा सकती है। लेकिन जब आपके सामने ये सवाल आता है या इस तरह की बातें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की छवि आप किस तरीके से बेहतर कर पाएंगे आने वाले चुनावों से पहले, जिससे ये समझाया जा सके कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या हनुमान बेनीवाल या आपकी जो पूरी टीम है वो एक जाति विशेष से का ही नहीं समर्थन करती है? देखिए, ये सब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो उद्दंडी टाइप के जो नेता हैं, वो लोग ही आरोप लगाते हैं। जनता ने कभी आरोप नहीं लगाया। आज हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी में 3 विधायक हैं, जिसमें 2 एससी के हैं। हमारे जो 5 प्रधान हैं, उसके अंदर 2 एससी के हैं। हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वो महाजन बढ़िया हैं। हमारे जो बाकी के जो पदाधिकारी हैं, हर जाति से हैं। हमारे पास बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो सेवा की भावना जिनके अंदर है, वो लोग आगे आ रहे हैं। ये तो सिर्फ इसका हम आने वाले चुनाव के अंदर, और मैं विशेष रूप से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, आप लोगों से मैं गुजारिश करूं कि आप सही जो आईना, क्योंकि आप आईना दिखाते हो समाज को कि वस्तु स्थिति क्या है। आज हनुमान जी बेनीवाल, आप आज देखिए जितने आंदोलन हुए, बजरी माफिया की बात यदि हम करें, इसमें कोई जातिगत बात नहीं थी। आज जो अनुसूचित जाति में जो अत्याचार हुए उसमें कोई नहीं था। अभी जैसे कोटड़ी के अंदर जो गुजर लड़की का जिस तरह से रेप करके भट्टी में डाल दिया, लोकसभा तक आवाज़ उठाई। हमारा ये मकसद है कि हम ये जो एक छद्म जो आवरण इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोगों ने जो बना रखा है, एक जातिवाद का ठप्पा हनुमान बेनीवाल पे लगा रखा, निश्चित रूप से 2023 के अंदर तो जनता ऐसे बदमाश नेताओं को अपने आप घर बिठाने का काम करेगी। और हम भी ये प्रयास करेंगे कि हनुमान बेनीवाल की ब्रांडिंग, उनके किए कामों को हम जन जन तक पहुँचाएँ और उनकी छवि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने
सिर्फ एक जातिवादी ठप्पा जो लगा रहे हैं, उस ठप्पे से हम बाहर निकले। हमारा प्रयास है कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम के पसंद के नेता है। आज किसी भी जाति पे अत्याचार होता है तो उसको सबसे पहले हनुमान बेनीवाल याद आता है। और ये सही बात है कि उस मामले में सबसे पहले लोगों का ध्यान भी हनुमान बेनीवाल के ट्वीट से आकर्षित होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, इसको लेकर हम और रणनीति बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश का आम व्यक्ति को ये पता है कि हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है, सभी जातियों को साथ लेकर चलने का मादा यदि राजस्थान में किसी में तो वो हनुमान बेनीवाल में। तो ये ब्रांडिंग भी हम करेंगे और हम नई रणनीति के तहत आने वाले 2023 के अंदर जो ये दोनों पार्टियों के ऐसे नेता जो अनर्गल बयान जो आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोपों को हम नकारने के लिए पूरी हम रणनीति तैयार करेंगे। अब कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनका जो 4.5 साल का अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, आप तो क्योंकि विधानसभा में भी रहे हैं, आप विधायक हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? 10 में से कितने नंबर आप इनको देना चाहेंगे? दिनेश जी, आपने कहा सरकार है कहाँ देखी आपने सरकार? देखिए, 4.5 साल का जो कोरोना इस प्रदेश में और देश के अंदर आया और वैश्विक बीमारी थी, उस टाइम सरकार के धर्म होता है कि हम सारे मतभेद भुला के और जनता की सेवा करें। उस टाइम जो होटलों में कैद थे, अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि मेरी कुर्सी बचे, चाहे उसका मूल्य लोगों को कितना ही चुकाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी है, वही चाह रही थी कि सरकार गिरे, चाहे लोग मरे तो मरे। सारे के सारे विधायक, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, आरएलपी के 3 विधायकों के अलावा जब सरकार का फ्लोर टेस्ट था तब भी और जब राज्यसभा के चुनाव थे तब भी सारे दल बाड़ाबंदी के अंदर थे। हम 3 ऐसे विधायक थे जिन्होंने कोरोना काल में भी ईमानदारी से हमारे सुप्रीमो हनुमान जी के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने सब जगह जनता की सेवा का भी काम किया, उनको आ रही तकलीफों को दूर करने का हमने प्रयास भी किया। और दूसरे दौर की जब कोरोना आया, जो भयानक स्थिति भी हमने, वो भयावह मंजर हमने देखा कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी से हमारे युवा दम तोड़ रहे थे, हमारे बुजुर्ग दम तोड़ रहे थे। उस टाइम भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस तरह लोगों की सेवा की और हमने जो एक विपक्ष की ईमानदारी से जो भूमिका में निभानी चाहिए थी, वो हम लोगों ने निभाई। सरकार नाम की कोई चीज़ राजस्थान में नहीं है और नहीं कहीं विपक्षी है। विपक्ष के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। इसका पूरा आशीर्वाद 2023 के जो चुनाव है उसके अंदर जनता में देगी। तो आपने 10 में से कितने नंबर दिए कांग्रेस? मैं तो 0 दूंगा। 0 देंगे। और आप खुद ही अपने दिल पर हाथ रख के बता दें आप कितने नंबर दोगे। कानून व्यवस्था की यदि बात करें, एक जमाना था जब अपराधों के अंदर राजस्थान 23वें पायदान में था देश के अंदर, आज प्रथम पायदान पे आ गया। तो इसका मतलब आप अपने आप ही नंबर दे सकते हैं कि किस तरह 23वें पायदान से एकदम 1 नंबर पे पायदान पा जाना। कभी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग निंदा करते थे कि वहाँ ऐसा क्राइम है, यहाँ आज राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? और ये सारा का सारा जो दायित्व जो है वो सरकार का है कि सरकार ऐसी व्यवस्थाएं बनाए, क्योंकि पब्लिक ने तो, जनता जनार्दन, उन्होंने आपको ताजपोशी करके आपको सत्ता के शिखर पे बिठा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। कांग्रेस ये चाह रही थी कि हमारी सरकार बने और अशोक गहलोत जी की इस बार मजबूरी थी, उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए अपने एमपी और अपने विधायक और मंत्रियों को सबको छूट दे दी कि आप जो चाहो लूटो, बस मेरी सरकार बचनी चाहिए। और इसी का ये नतीजा निकला कि राजस्थान के अंदर जो आग जो लगी है, तो चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें, युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के अंदर कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, भर्तियों के अंदर आरपीएससी कैसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, बजरी माफिया किस तरह बेखौफ होके और लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। सरकार है कहाँ? हम सब ईमानदारी से यदि ये एनालिसिस, ये विश्लेषण हम करें तो सरकार नाम की कोई चीज़ राजस्थान के अंदर है नहीं। और विपक्ष और सरकार ने सिर्फ अपने पाप एक दूसरे से छुपाने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिए। ये मिला जुली का और नूरा कुश्ती का जो खेल है तो राजस्थान में चला आ रहा है, इस नूरा कुश्ती के और मिला जुली के खेल को 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खत्म करेगी। खींवसर में पहले हनुमान बेनीवाल विधायक थे और उनकी सांसदी के बाद आप विधायक बने। खींवसर क्षेत्र में किस तरीके के विकास कार्य आपने करवाए हैं, या आगे आने वाले कुछ सालों में आपका क्या टारगेट है कि खींवसर को मुझे किस तरीके से विकसित करना है? देखिए, वो कहा है ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं कुछ दावे करूं, मैं कुछ अपनी बात बताऊं, इससे ज़्यादा मैं आपको आज इनवाइट करूंगा
आप मेरे खींवसर विधानसभा में आओ और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट लेकर फिर आप लोगों के सामने पेश करो, क्योंकि लोगों को कईयों को यूँ लगता है जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती, वो सोचते हैं कि ये इंटरव्यू दे रहे झूठ बोल रहे होंगे। पिछले 6 साल के अंदर खींवसर विधानसभा के अंदर 5 नए कॉलेज हम लोगों ने खुलवाए, क्योंकि हम शिक्षा को बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। जब तक स्कूल नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होंगे, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक हम बच्चों को आगे पढ़ाएंगे कैसे। आज भी 650 किलोमीटर नई चौड़ी सड़कों का निर्माण का काम खींवसर विधानसभा के अंदर चल रहा है। सेंट्रल के बजट की यदि हम बात करें, हनुमान जी के प्रयासों से, चाहे वो CRIF की योजना हो, चाहे NH में कोई फ्लाईओवर या दूसरी जो भी योजना है, JJM का जो मिशन का काम, घर घर नल का जो काम चल रहा है, हम काफ़ी हद तक उसके अंदर सफल भी हुए हैं और हमने बहुत अच्छे काम खींवसर विधानसभा में किए, काम किए, तभी तो लोगों ने आशीर्वाद दिया। आज जो मेरा जो उपचुनाव था वो बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। लोगों ने महसूस किया एक तरफ पूरी सरकार है और एक तरफ किसान के बेटा हनुमान बेनीवाल की विचारधारा है। उसमें सरकार ने पूरा जोर लगाया और सारे संसाधन झोंक दिए उसके अंदर, साम दाम दंड भेद, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता ने कहा कि हमारे मान और सम्मान को ऊंचा उठाने वाले हनुमान बेनीवाल का मान हमेशा ऊंचा रहे, इसलिए इसके भाई को चुनाव के अंदर वोट देके और राजस्थान की विधानसभा में मुझे आशीर्वाद देके भेजा। तो निश्चित रूप से काम ही बोलता है, खाली बातों से कुछ नहीं होता। मैं आंकड़ों के साथ ये बता सकता हूँ, विरोधी अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको इन्वाइट करूँगा कभी आप मेरी विधानसभा के अंदर आके और ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, लोगों का विकास और लोगों को राजनीतिक रूप से जो जागृति जो आज मारवाड़ में विशेषकर खींवसर और नागौर जिले के अंदर है, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने लोगों को जगाने का प्रयास किया। और व्यक्ति लोकतंत्र में जब जागता है, अपने हक और अधिकार की बात करना सीखता है, तो निश्चित रूप से विकास भी धीरे धीरे होंगे। ये तयशुदा बात है, जब व्यक्ति जागेगा तो विकास भी अवश्य होगा। राजस्थान और साथ ही पूरा देश ही युवाओं का देश है। बड़ी संख्या में हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में यूथ है, लेकिन उसके बावजूद भी यूथ की एक शिकायत आमतौर पर रहती है कि ज़्यादातर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो युवा नहीं है, और उसकी वजह से वो युवाओं की जो डिमांड्स है या युवाओं की जो जैसे कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, लेकिन वो जवानी के साथ में तालमेल और सामंजस्य वो पॉलिटिशियंस नहीं बिठा पा रहे। आपकी पार्टी में युवाओं का, आपकी पार्टी को भी युवाओं का काफ़ी सपोर्ट है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों को, आपकी पार्टी तो है ही, दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और आने वाले 2023 के चुनाव में नए चेहरों को मौका दें और जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा मौका दें, ताकि डेवलपमेंट की रफ्तार को भी शायद तेज किया जा सके? बिल्कुल, देखिए ये सही बात है कि जवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, और हनुमान जी तो हमेशा कहते हैं जवान और किसान ही मेरी ताकत है इस पार्टी के अंदर, और ये सही बात है। इस देश की ताकत भी युवा है, लेकिन आज सरकारी सिस्टम ऐसा बैठा, और विशेषकर यदि हम कांग्रेस के साथ साथ सबसे ज़्यादा दोस्त मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। इस पार्टी ने भी जो सब्ज बाग मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किसान और जवान को इस देश में दिखाए, निश्चित रूप से पूरी तरह से वो फैल रहे हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात मोदी जी ने कही, लेकिन एक तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ पूरा ही आपने निजीकरण कर दिया। सिर्फ चमक दमक कहीं से लोन लेके या किसी उपक्रम को बेच के, जिस उपक्रमों को बनाने के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, देश को आज़ादी दिलाई, हमारे नेताओं ने भूखे रह के, भूखे सो के भी उन्होंने कहा कि हमारे कम से कम ये बड़े जो इंडस्ट्री है या जो बड़े जो उपक्रम है हमारे देश के, ये बचने चाहिए। उनका धीरे धीरे मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के हितों पे कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। और किसानों पे जो कृषि कानून जो लेके आए, जिनको काले कानून की हमने संज्ञा दी, देश के अंदर और विशेषकर राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका सांसद 70 दिन तक कड़कड़ाती सर्दी के अंदर सड़क पर संघर्ष करता रहा, और उसका नतीजा यह निकला कि मोदी जी को बैकफुट मारना पड़ा। मोदी जी पहली बार किसानों से हारे, बैकफुट पाए, वरना तो वो जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, ये निश्चित रूप से सही बात है। और मैं आप चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यदि हम देश के अंदर सही व्यवस्थाएं क्या है, कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति सही काम कर रहा है, उसको यदि हम लोगों को बार बार दिखाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन भी देश में होंगे। अभी तो यही चल रहा है, क्योंकि मीडिया जो पूरा है उन्होंने मोदी जी पे फोकस कर रखा है और मोदी जी ने निजीकरण की तरफ फोकस कर रखा है। इसलिए युवा जो है
आने वाले दिनों के अंदर यदि युवा सड़क पर निकल गया तो कानून व्यवस्था और गृह युद्ध की स्थिति भी इस देश के अंदर बन सकती है। सिर्फ बातों से पेट नहीं भरेगा, और जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे। जिसका पेट भरा होता है उसके अच्छे विचार आते हैं। तो पेट भरना भी जरूरी है। रोजगार की बात भी हम करें, उनको आश्वस्त करें, कोई ऐसी नीतियां लेके आए। सारे हम गारंटी कानून बना रहे हैं, मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं। आप रोजगार दो लोगों को, फ्री की आदत छोड़ देंगे लोग। आप लोगों को पाँव पे खड़ा होना सिखाओ, उनको रोजगार दो। ये मुफ्त की बांटने से कुछ नहीं होगा। हम हमारे जो हनुमान जी हैं, ये पहली बार कर्ज मुक्त किसान की कल्पना लेके आए। हनुमान जी कहते हैं यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसान कृषि के लिए फ्री उसको बिजली मिले, क्योंकि वो कोई उद्योग नहीं कर रहा है। किसान अपने खेत में अन्न उगा के और देश के लोगों का पेट भर रहा है, वो कोई बिजनेस नहीं है उसका। कृषि के लिए फ्री बिजली मिले, एमएसपी की खरीद की गारंटी हो, और ये सारी व्यवस्थाएं जब बनेगी तो किसान को कर्ज लेने की अपने आप आवश्यकता ही नहीं है। तो कर्ज मुक्त किसान की कल्पना यदि किसी ने की तो पहली बार देश के अंदर एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने की। ऐसी बहुत सारी योजनाएं। टोल मुक्त राजस्थान चाहता है। हम ये चाहते हैं कि जब गाड़ी खरीदते हैं लाखों रुपए का हम रोड टैक्स जमा कराते हैं, तो जब रोड टैक्स हमने जमा करा दिया फिर टोल टैक्स किस बात का। युवाओं के लिए रोजगार की हम बात करें, और सशक्त लोकपाल जो आज इस प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज आपने देखा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, फिर बीजेपी का राज आ जाता है। वो बीजेपी से सांठ-गांठ करके उस भ्रष्टाचार को दबाने का काम करते हैं, इस शर्त पे कि जब अगली बार हमारी सरकार आएगी तब हम भी आपका भ्रष्टाचार को दबा देंगे। लोकपाल ने कई बार ये रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन चूंकि लोकपाल यहाँ सशक्त नहीं है और वो सारी जो फाइलों के अंदर दफन होकर रह गया, तो हम ये सशक्त लोकपाल की भी हम बात इस प्रदेश के अंदर करेंगे और युवाओं को आगे लेके जाएंगे। किसानों के अच्छे दिन हम राजस्थान के अंदर दिलाएंगे, और निश्चित रूप से एक व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ हमने इस बार ये किया कि सदस्यता से सत्ता की ओर हम किसान के बेटों को सत्ता के शिखर पर लेके जाएंगे, और एक अच्छे विकसित राजस्थान की कल्पना जो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने किए, उनके सपनों का राजस्थान हम बनाएंगे। उनके सपने कैसे साकार हो, इसके लिए हम बूथ लेवल तक हम इस सदस्यता की कड़ी से प्रदेश संयोजक से लेके और बूथ लेवल तक पूरी चेन जो हमारे संगठन की उसको तैयार करने के लिए ये गांव-गांव ढाणी-ढाणी हमारा अभियान चल रहा है। सत्ता के लिए ज़रूरी है कि आपके विधायक हर सीट से बने। राजस्थान में आने वाले चुनाव में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमारे सुप्रीमो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो हमारी समान विचारधारा के जो छोटे दल हैं उन सब के साथ हम गठबंधन करें करके, अभी मैंने पहले ही बताया कि 80 लाख वोट पिछली बार थर्ड फ्रंट के लोगों को मिले, लेकिन वो संगठित नहीं हो पाए, तो उसका ज़्यादा नतीजा मिला नहीं जितना हम चाहते थे। समान विचारधारा के सारे छोटे दल हम सब मिलके और 200 विधानसभाओं में जहाँ जहाँ जिन जिन का प्रभाव है उन 200 सीटों पे हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इनकी जो आपकी पार्टी से जहाँ पे आपकी पार्टी लड़ेगी वहाँ पर उनके कैंडिडेट्स की घोषणा कब तक आप कर सकते हैं? देखिए, घोषणा तो जब एक बार चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद ही सारी पार्टियों का जो सिस्टम है उस सिस्टम से ही करेंगे। हम भी ये प्रयास करेंगे कि उस टाइम तक सारे सर्वे भी आ जाएं, कौन व्यक्ति रेस के अंदर सही दिशा के अंदर दौड़ रहा है। कई कुंठित व्यक्ति दूसरी पार्टियों में भी है जो अच्छे भी हैं, सारा हर व्यक्ति बुरा भी नहीं होता। कई लोगों की मजबूरी है, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा उनको ऑप्शन ही नहीं मिला राजस्थान में, तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कुंठा है उनके अंदर। तो कुंठित लोग हैं वो भी बाहर आएंगे जो वास्तव में किसान और जवान के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन ऐसे लोगों को भी हम कहीं ना कहीं हमारे साथ जोड़ेंगे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ईमानदार, साफ, स्वच्छ और जो लोगों के हितों के प्रति जो समर्पित भाव से जो पॉलिटिक्स करने का इच्छुक होगा, ऐसे लोगों को हम आगे लाएंगे ताकि उनका भी राजनीतिक भविष्य आगे रहे और समाज को उन लोगों से कुछ ना कुछ अच्छा मिले। ऐसे अगर गठबंधन होता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल अक्सर एक बात कहते हैं कि अगर कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने तो वो बाराती बनने के लिए भी तैयार है, ऐसा करके। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पे भी क्या कभी बात होती है? देखिए, जब सब लोगों से बैठ के गठबंधन की बात करेंगे तो उसके बाद जो भी निकल के आएगा अच्छा, हम सभी प्रयास करेंगे कि किसानों की भागीदारी सत्ता के अंदर हो। 75 वर्ष तक लोगों ने किसानी कौम के जो लोग हैं उनको सिर्फ एक वोट का हथियार समझा कि वो हमें वोट दे दें और सत्ता का सुख हम भोगें, और एक बार वोट लिया और 5 साल तक यहाँ से गायब। लेकिन हनुमान जी ने ऐसी परिपाटी बना दी, आज आप देख रहे हो किस तरह नेता गाँव के अंदर गली गली सड़क सड़क घूम रहे हैं। ये हनुमान जी की देन है।
और विशेषकर मारवाड़ के नेताओं की यदि हम बात करें, जो दिल्ली और जयपुर में बैठे फतवे जारी करते थे, आज वो भी सड़क सड़क और गांव गांव डाणी डाणी तक घूमने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं लोकतंत्र के अंदर सर्वोच्च व्यक्ति जो है वो मतदाता है, और उसकी आज तक 75 वर्ष में कदर करना इन राजनीतिक दलों ने सिखाया ही नहीं। तो वो बेचारा कुंठित है। आज पहली बार मतदाता और किसान को सम्मान मिला हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में, जो किसान परिवार के युवा हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं, हमारे जैसे हमने कभी नहीं सोचा कि राजस्थान की विधानसभा में जब 200 महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठते हैं, उस सीट पे हम भी कभी बैठेंगे। कभी पुखराज जी जैसा अनुसूचित जाति का व्यक्ति, इंदिरा जी बावरी जैसी अनुसूचित जाति की महिला ने ये कभी नहीं सोचा, और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कभी ये हो ही नहीं सकता था। इसका धन्यवाद मैं हनुमान जी को दूंगा। पहली बार एक किसान और जो पिछड़ा तबका है उसको साथ लाके और एक नई पार्टी की स्थापना की, मान्यता दिलाई, अच्छे अच्छे गरीब लोगों को आगे लाने का उन्होंने काम किया। जो हमारे पंचायती राज के जब चुनाव हुए, तब देश के प्रमुख अखबारों में मुख्य पृष्ठ पे खबर छपी थी कि चामू से आने वाली आरएलपी की प्रधान गुड्डी देवी, जो कल तक नरेगा में मजदूरी करती थी, वो कल नरेगा का सिस्टम चेक करेगी, प्रधान बन गई। तो ऐसी बातें जो है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। और ये व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं कि ईमानदारी से, जो समर्पित भाव से, जो ईमानदारी से जो लोगों की सेवा करने का जज्बा जिसमें हो, और वो यदि राजनीति में आगे आना चाहते हैं, तब तो समाज को उसका कोई ना कोई अच्छा रिटर्न मिलता है। अब आप देख रहे हो कई उद्योगपति हैं, वो सिर्फ अपनी पूंजी को के टैक्स बचाने के लिए, या कोई उनको कुछ सरकारी डंडा उनके ऊपर नहीं पड़े इसलिए राजनीति कर रहे हो, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जब राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को घाटा होता है लोकतंत्र के अंदर। तो हम ही ये प्रयास ये करेंगे कि अच्छे व्यक्ति हों, अच्छी उनकी छवि हो साफ सुथरी, और समाज की सेवा का जज्बा हो उनमें, और समाज के प्रति सेवा के लिए समर्पित हो। ऐसे लोगों को हम आगे लाके और 2023 के चुनाव में सत्ता के शिखर तक हम लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल, आपने काफ़ी सारा समय हमें दिया, और मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक बार जो राजस्थान का यूथ है, उन्हें आप संदेश देकर जाएं कि वो किस तरीके से साफ और स्वच्छ राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए दिनेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे युवा साथियों से, छोटे भाइयों से यही अपील मैं करूंगा, क्योंकि जिस तरह धर्मशास्त्र के अंदर कन्यादान का महत्व होता है, वैसा ही लोकतंत्र के अंदर मतदान का महत्व है। यदि कन्या का हाथ किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, तो कन्या तो बेचारी जिंदगी भर रोती रोती है, उसके माता पिता को भी रोना पड़ता है। उसी तरह लोकतंत्र के अंदर यदि हमने मत का दान गलत व्यक्ति को दे दिया, ये हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि कुपात्र को यदि आपने दान किया तो उस दान की महिमा कम है, उससे आपको नुकसान होगा। तो मत का दान भी ऐसे व्यक्तियों को करें जो किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान में बुलंद करने के लिए सोचता है। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे लच्छेदार भाषण सुन के और उनके फॉलोअर बन जाते हो। आपको एनालिसिस करना चाहिए। यूथ से मैं ये निवेदन करूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे और अब 21वीं सदी की जो यूथ है, वो तो सारा उसको विश्लेषण करना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो खाली लच्छेदार बातें कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता में भागीदारी और सिस्टम को सुधारने, व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, कानून व्यवस्था अच्छी उसकी बात करता है। ऐसे व्यक्ति के आप साथ चलें, ताकि राजस्थान के अंदर एक खुशहाल राजस्थान का सपना जो प्रत्येक व्यक्ति देखता है, उनके सपनों को हम साकार कर सकें। मैं हनुमान बेनीवाल जी, जो गरीब परिवार से, एक मध्यम वर्ग के परिवार से पैदा होके गांव की छोटी सी सरकारी स्कूल से पढ़ के वो छात्र राजनीति में जाते हैं। छात्र राजनीति में वो व्यक्ति सोचता है कि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, जहाँ से देश प्रदेश की नीतियाँ बनती है वहाँ मेरी भागीदारी हो और वहाँ अच्छे सुझाव दूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो गरीब और जवान और किसान और 36 कौम के लोगों के भला सोचता है, ऐसे व्यक्ति के साथ यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे राजस्थान का जो सपना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने या जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन लोगों ने जो सपना देखा था, उसके सपनों को हम साकार कर पाएंगे। और मैं युवा साथियों से ये भी अपील करूंगा, नशे की प्रवृत्ति से जरूर वो दूर रहें, क्योंकि आने वाला समय जो है वो निश्चित रूप से बहुत क्रूशियल है। और एक जो आत्महत्या जैसे आज हम अखबारों को सुबह सुबह खोलते हैं और उसके अंदर जब ऐसी खबरें पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, जो बिजनेस में छोटा मोटा बातें होते ही कुंठित हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा साथियों से ये भी मैं अपील करूंगा, अच्छा लिटरेचर पढ़ें और मन में हारे नहीं। और आप जब भी ऐसा लगता है आपको मैं हार रहा हूँ, तब आप हनुमान बेनीवाल को देखें।
कि किस तरह वो व्यक्ति, दोनों दलों ने उसका शोषण का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों दलों से लड़ाई लड़के भी आज ये कहता है कि मैं हर परिस्थिति में किसान और जवान के लिए लड़ूंगा, मैं मेरे आम व्यक्ति को, गरीब किसान व्यक्ति को भी सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। इतना बड़ा हौसला यदि किसी में तो वो हनुमान बेनीवाल में। तो हनुमान बेनीवाल से आप लोग प्रेरणा लें और अपने माता पिता का नाम कैसे ऊंचा हो, ऐसे प्रयास आप लोग करें तो निश्चित रूप से आपका भी अच्छा लगेगा और आपके परिवार का भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक सुन रहे थे खींवसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल को, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक हमने जो चर्चा की उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा कि राजस्थान की सरकार के जो 4.5 साल का कार्यकाल है उसे आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि नारायण बेनीवाल ने अंक 0 दिए हैं। आप लोग भी ज़रूर अपने विचार साझा कीजिएगा। सीके संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।